जी। टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू इस्लामोफोबिया। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी। आई एम एडिंग वन मोर थिंग कि हम देखा करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। यहाँ अगर कोई पास्ट पेपर क्वेश्चन आया तो वो क्या आया था, और अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है इन द कमिंग एग्जाम तो वो किस तरह का आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल सिनेरियोस का हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, इस्लामोफोबिया एंड रोल ऑफ ओआईसी। इट्स रियली सिंपल टॉपिक, बट इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम 2022। अगेन सीएसएस का जो स्टाइल है क्वेश्चंस का, वो ऑलमोस्ट उनका जो लेवल है चेक करने का स्टूडेंट्स का वो सेम रहता है। लेकिन एज एग्जामिनर चेंज होते रहते हैं, जो क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं, बट व्हाट दे आर आस्किंग विल रिमेन द सेम। ठीक है। अब लेट्स से इफ दिस इज अ क्वेश्चन, पूछा गया मुस्लिम उम्मा हैज फेल्ड टू यूनाइट अंडर वन रूफ। सो अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करें स्टेटमेंट को और चेक करें कि पूछा क्या गया। The leadership, their internal wrangling and sectarian divide keeps them away from each other. No wonder the Muslim world is in shambles in their home countries at OIC level and at international forums. Taking a tag from above, discuss ways and means to unite the Muslim Ummah with a pragmatic approach. Taking a tag from above यानी ऊपर वाली चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए बताएं कि डिस्कस वेज एंड मीन्स, मतलब बताएं और अप्रोचेस भी बताएं, मतलब किस तरह और कैसे। ये पूछा गया है कि किस तरह हम करेंगे और पॉसिबल आप जो पाथ लेंगे वो क्या होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जैसे मैं पास पेपर का क्वेश्चन है अभी, क्योंकि इस टॉपिक को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन विल गो टू द डिटेल। अब इस क्वेश्चन में अगर आप इफ यू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इट हैज टू पार्ट्स इफ यू जस्ट फिगर इट आउट। वन पार्ट इज दिस होल स्टेटमेंट जिसमें उसने पूरी तमहीद बांधी है। व्हाट वी हैव टू डू इन आवर इंट्रोडक्शन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पंचिंग पैराग्राफ जो कि मैंने आपको दिया हुआ है कि यू कैन यूज दिस। इट इज रिलेटेड टू इस्लामोफोबिया, बट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ओआईसी। ठीक है, ओआईसी का नीचे आएगा, उसमें से आप देख लीजिएगा। लेट्स से इफ इट इज रिलेटेड टू इस्लामोफोबिया, तो हम इसको स्टार्ट इस तरह करते हैं कि इस्लामोफोबिया इज अ malicious trees, a tree whose branches are in the west but its trunk and roots are in the east, and Muslim themselves watering it and caring for it. Let's say अगर आप ये है, या आप ले सकते हैं कि द रिसेंट, अगर ये है, ये क्वेश्चन है, तो आप ले सकते हैं कि द रिसेंट ओआईसी स्पेशल कॉन्फ्रेंस indicates that the Muslim Ummah is struggling to find a unified stance against Islamophobia. ठीक है, इसमें डिफरेंट जो हम आउटलाइन बनाएंगे इस क्वेश्चन की वो इंक्लूड कर सकते हैं। आई विल डिस्कस कि आप इसको इंट्रोडक्शन किस तरह करें। लेकिन इस क्वेश्चन के अब हमारे पास दो पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? एक जो मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट विच आई एम हाईलाइटिंग फ्रॉम रेड। अब ये सेकेंड पार्ट, इफ यू गिव वेटेज टू दिस स्टेटमेंट, नियरली इस स्टेटमेंट पे 20% जो है वो शेयर आपकी राइटिंग का जाएगा और इस पे 80% जाएगा। Now the question is कि what if we give more weightage to this yellow statement? तो उसका आंसर ये है, उसका रिजल्ट ये होगा कि एग्जामिनर ने वो चीज पूछी नहीं है, उसने तो वो प्रेजेंट किया, बताई है कि भाई ये सिचुएशन है। अब हम उसी सिचुएशन को उसको बताते रहेंगे कि यही सिचुएशन है। ही नोज कि सिचुएशन क्या है। what he wants from you is the way forward, ठीक है, is the ways and recommendations means to unite Muslim Ummah. This is the main jargon, ठीक है जी। अब इसमें हम पहले बताएंगे यहाँ पे, अब हमने एक इशू का आंसर देना है क्योंकि उसने वेज एंड मीन्स पूछा हुआ है, तो ये एक इशू का रिकमेंडेशन पूछ रहा है, वे फॉरवर्ड पूछ रहा है। तो थोड़ा सा हम एक ब्रीफ सा, नॉट इन पैराग्राफ फॉर्म क्योंकि इसमें सिर्फ 20% वेटेज है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट। लेट्स से अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस टॉपिक पे एंड यू वांट टू incorporate all of your information, what you can do, you can use graphs, you can use different type of visuals. What type of visuals you can use here? अब यहाँ पे सबसे पहले आप इफ आई गो एक्सट्रीम, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, यू कैन ऐड अ वर्ल्ड मैप हियर। वर्ल्ड मैप में आप इंडिकेट कर दें कि एक ब्रीफ सा वर्ल्ड मैप, नोट इन डिटेल कि जी ये यहाँ पे ये मुस्लिम उम्मा है, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस आप इंक्लूड कर दें, मतलब कि उसका पोटेंशियल इंक्लूड कर दें कि जी उसमें पॉपुलेशन वाइज उनके इतने हैं, रिसोर्सेज वाइज उनके पास इतने हैं,
etc etc। एक तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, अ ग्लांस हेडिंग देके, अ ग्लांस एट मुस्लिम उम्मा वर्ल्ड वाइड, वो आपने एक मैप पे दे दिया। मैप इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, you don't need to explain anything, you don't need to write any statement for the explanation of map, वरना अगर आप ऐड करेंगे तो मैप बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम विजुअल्स की यूज करते हैं ताकि हम बचाएं, अपनी पैराग्राफ को बताएं, को सेव करें, वर्ड सेव करें और ऐड करें मोर विजुअल्स, अंडरस्टैंड। वो थोड़ा सा बता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे, लिखा हुआ है डिस्कस वेज एंड मीन्स टू यूनाइट मुस्लिम उम्मा। अब उसने कहा है मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करना, और उसने ऊपर बताया कि देयर लीडरशिप, देयर इंटरनल रैंगलिंग, सेक्टेरियन डिवाइड कीप्स देम अवे। तो थोड़ा सा बता देंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस और इश्यूज फेस्ड बाय मुस्लिम उम्मा। अब वो भी आप पॉइंट की फॉर्म में बता देंगे, उसमें भी पैराग्राफिंग नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट्स के फॉर्म में बता दिए। अब उसके बाद आप बताएंगे कि डिस्कस वेज, अब यहाँ पे आप सोल्यूशन देंगे कि किस तरह हम उसको जो है वो यूनाइट कर सकते हैं। मीन्स, कौन से मीन यूज करें, मतलब प्लेटफॉर्म कौन से यूज करें, ओआईसी है, अरब लीग है, या कोई ईयू टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह करें, शॉर्ट टर्म प्लान क्या होंगे, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होंगे, और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, ये आप ऐड कर देंगे। और फिर एंड पे अपना दे देंगे कंक्लूजन को, आप रिमूव करके उसकी जगह लिख सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। और वो एक तरह से हमारे लेवल पे वो सेम ही है, जिस तरह आपका कंक्लूजन होता है वही क्रिटिकल एनालिसिस है। क्योंकि ये जो वर्ड है कंक्लूजन, क्रिटिकल एनालिसिस, रिकमेंडेशन, अगर हम इसको प्योर लिटरेचर के टर्म्स में देखेंगे तो इनके मतलब डिफरेंट है, लेकिन हमने एग्जाम के टर्म पे देखना है, आपने अपने क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है। तो जो हमारे लेवल पे उस 3 आवर में 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन के जो हमारे माइंड में आएगा कि जी ये मेन चीजें हैं, कि ये इश्यूज हैं जो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट नहीं कर रहे, दे हैव देयर इंटरनल सेक्टेरियन इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, व्हाटएवर द इश्यूज, वी विल मेंशन वन और टू, एंड देन वी विल फोकस मोर ऑन द वे फॉरवर्ड, कि दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड व्हिच कैन बी टेकन, अदरवाइज हमारे जो इश्यूज हैं वो उसी तरह रहेंगे। ये कंक्लूजन की जगह आप क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग देके लिख लें। What will happen if you add conclusion and critical analysis at the same time? That will be simply a repetition, a wastage of time, which we do not want or which time does not permit. ठीक है जी, थोड़ा सा आज इस वजह से इस पे टाइम लगाया क्योंकि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, और इसमें थोड़ा सा आपको ये बताना था कि अभी आपका पीछे टेस्ट हुआ है और काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भाई उनको तो करना ही नहीं आता तो क्या करेंगे, मतलब आइदर दे हैव लेस नॉलेज। Sorry, let me attend a call. Just a second, एक मिनट। हम हर लेक्चर के साथ ही चीजें देखते रहेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस टॉपिक की। अब टॉपिक है हमारा इस्लामोफोबिया। वी हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज इस्लामोफोबिया एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड एंड व्हाट आर वेज टू काउंटर इट। ठीक है जी, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, so let's move forward. How is a burning topic? You can see it from different newspapers. Okay, this is a burning topic, and we have latest incidents related to Islamophobia reported from all over the world. What is Islamophobia? एक इसकी अगर यूनिवर्सल डेफिनेशन देखी जाए तो एक OHCHR ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की. This organization is recommending this definition. According to this definition, it is actually a fear, a prejudice and hatred of Muslims or non-Muslims. It is basically against Muslim or can be non-Muslim according to this definition. And this hatred, this prejudice, this fear, this leads to provocation, hostility and intolerance by means of threatening,
These are the means of Islamophobia: threatening, harassment, abuse, incitement, and intimidation of Muslims and non-Muslims. And these are the modes, online and offline word, and how they are motivated by institutional, ideological, political, and religious hostility that transits into structure and cultural racism, which targets the symbols and markers of being a Muslim. So why non-Muslim is included here? कि अगर वो भी इसको सिंबल और मार्कर यूज कर रहे हैं एनी मुस्लिम आइडेंटिटी का, दे कैन बी टारगेटेड. सो दिस इज अ यूनिवर्सल डेफिनेशन व्हिच इज बीइंग रिकमेंडेड बाय OHCHR. तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने बताना हो. यू कैन लाइक मेक अ मैप ऑफ इट कि इट इज अ फियर एंड प्रेजुडिस, लाइक व्हाट इज इस्लामोफोबिया, यू बना के इसमें इसमें इस तरह एरोज डाल के आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये इंडिकेटर्स. अब अगर इसको देखा जाए, समझा जाए सिंपल टर्म्स में कि इस्लामोफोबिया है क्या, इट इज बेसिकली एन एंटी मुस्लिम रेसिज्म, सॉरी. एंड हु इज अफेक्टेड बाय दिस इस्लामोफोबिया? एवरीवन, मुस्लिम वुमेन, चिल्ड्रन, मेन, एंड दोज हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव बीन रेशियलाइज्ड एज मुस्लिम, ठीक है जी. एंड हाउ इट इज मैनिफेस्टेड, इसकी कौन सी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं? फिजिकल हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, curtailment ऑफ सिविल राइट है, ऑनलाइन मोड पे आप हरेसमेंट करते हैं या तनकीद की जाती है. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर इस्लामोफोबिया, जो भी उसमें आता है. अगर हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी देखें इस्लामोफोबिया की, मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी 20th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं, अगर हम इससे पीछे जाएं, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम बाय नॉन मुस्लिम्स, एंड देयर इज वाइस वर्सा. आई एम नॉट सेइंग कि मुसलमानों में एंटी मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट्रेड नहीं है. वी हैव सच काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म in our worshippers, ठीक है. They have different kind of reasons, they are motivated by different extremist mindsets. लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें इसमें इस्लामोफोबिया की, उसमें देखते हैं कि there is a first stage. दो जरा फर्स्ट स्टेज जो है वो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर रिसेंट हिस्ट्री में देखा जाए, तो ये ऑयल एम्बार्गो, जैसे हमने मिडिल ईस्ट वाले टॉपिक में जब कवर कर रहे थे उसमें भी डिस्कस किया. Iranian revolution and oil embargo 1970s में लगता है. And as a result of that, in West there was a serious impact. There were serious impacts of this kind of embargo and revolution, जिसमें उनकी inflation price और ज्यादा हो जाती है because they were too dependent on Middle Eastern oil. And as a result, वहां में against Muslim culture, Muslim civilization, एक उनकी hatred जो है वो start हो जाती है, ठीक है. उसके बाद देखें उसी 1970s में होस्टेज क्राइसिस आता है इन यूएस, जो कि जो ईरान में रेवोल्यूशन के बाद उनके जो एम्बेसीज में जो अमला है उसको होस्टेज बना दिया जाता है. तो दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द मीडिया which portrayed Islam as a kind of extreme religion. And then आप देखें कि 1979 में टाइम मैगजीन depicted a cleric performing the call for prayers next to the word Islam, the militant revival, or these kind of words were being used. So this was the first stage, और ये रहती है 1990s तक. जिसमें सेकंड स्टेज आती है और जो ज्यादा जिससे प्रोमिनेंस मिलता है इस आइडियोलॉजी को अगेंस्ट एंटी मुस्लिम हेट्रेड को, that was in after 9/11, जिसमें Muslims were related to security concerns, Daesh, Al-Qaeda, these kind of organizations. वो एक इमेज उनको बना दिया जाता है इस्लाम का, and Islam was being portrayed in the form of those organizations, ठीक है. और इस era के end तक the second phase had stigmatized Muslims as a security threat. Islamic practices like beard and hijab started being associated with religious extremism, which in turn become synonymous with violence and terrorism. These kind of things started to happen after 9/11, and eventually in the third phase, जो कि migration policy crisis. ये कहाँ से start होता है? अगर इसका थोड़ा सा देखा जाए तो ये जब अरब स्प्रिंग आती है 2011 में, उसके बाद देयर was a huge जो एक है एक्सोटस होता है लोगों का, और वो माइग्रेशन की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ जाते हैं, जो
वेस्टर्न यूरोप होता है, ठीक है, और ईस्टर्न यूरोप होता है, ये वाली साइड पे एक बर्डन होता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से लोग जब फर्दर जाते हैं अंदर यूरोप में, तो उनमें एक तो ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी सफर कर रही होती हैं और एक बर्डन होता है। एंड व्हेन दीज सॉरी माइग्रेंट्स कम, तो ये उनकी जॉब को जब रिप्लेस करते हैं, टेक ओवर करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक वहाँ पे इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस होती है। सेकंड, जब उनका कल्चर इनके कल्चर से मिंगल ऑन करता है, उनको दोबारा एक इनसिक्योरिटी फील होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर फियर दे स्टार्टेड टू हेट मुस्लिम्स, ठीक है, फियर मॉन्गरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक थ्री फेजेस हमने देख लिए। अब इसमें आप देखते हैं मॉडर्न जो एक फेज है अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, जिसमें ऑनलाइन मीडिया जो है उसका यूज किया जा रहा है एंड टू पोर्ट्रे हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, ठीक है। लेकिन इसमें फ्रॉम मुस्लिम वर्ल्ड देयर आर मल्टीपल इंसिडेंट्स जिसमें उसके खिलाफ एक सीरियस स्टांस लिया जाता है, बट अगेन द इशू रिमेन्स परसिस्टेंट। अब इस इशू की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। हाउ द आइडियोलॉजी इवोल्व अगर हम देखें तो दो इसको ब्लेम करने वाली आइडियोलॉजीज हैं। एक ओरिएंटलिज्म और एक था हंटिंगटन। अगर हम ओरिएंटलिस्ट को देखें, ये कौन से थे? ये वो लोग हैं, ये वो आइडियोलॉजी है जो अरब वर्ल्ड को एक बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड, डेंजरस वर्ड एक रिकॉग्नाइज करती है और उनके अगेंस्ट जो है वो चीजों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। एडवर्ड डब्ल्यू सेड इज इन हिज ग्राउंड ब्रेकिंग बुक, उसकी बुक है ओरिएंटलिज्म, डिफाइंड इट एज द एक्सेप्टेंस इन द वेस्ट ऑफ द basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political accounts concerning the Orient, its people, customs, mind, destiny, and so on. तो मतलब ये ओरिएंटलिस्ट जो है वो अगेंस्ट, आप इसको कह सकते हैं, अरब वर्ल्ड। दैट्स ऑल व्हाट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब ये इनका जो लिटरेचर है, इनकी जो थ्योरीज हैं, ये अगेंस्ट मुस्लिम्स होती हैं एंड दे टारगेट बेसिकली अरब पीपल। एंड देन देयर केम हंटिंगटन, जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी देता है और जिसमें बताता है कि इन द डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन फॉर हंटिंगटन द कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉट डिफाइंड बाय मटेरियल फैक्टर्स, ठीक है, और पॉलिटिकल फैक्टर्स, बट बाय आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब ही कंटेंड्स इट इज रिलीजन that distinguishes different civilization, and religion alone that is decisive in differentiating cultures. तो ये बेसिकली एक हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली ये बताता है, ये नरेट करता है कि इस्लाम इज नॉट इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है दैट इज आउटडेटेड, दैट इज अगेंस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो खत्म कर देगी। दैट इज व्हाई दे हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इस्लामिक सिविलाइजेशन। फर्दर इसमें आप देख सकते हैं जिसकी पॉलिटिकल साइंस है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो उसकी थ्योरी है उसको आप फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। ये इसके दो आप सब समझ सकते हैं कि ये दो आइडियोलॉजीज थी, ये दो थॉट्स है जिससे फर्दर इस्लामोफोबिया को एक हवा मिलती है। अब ये थे क्रिएटर्स ऑफ इस्लामोफोबिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इस्लामोफोबिया की, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे पोर्ट्रे किया जाता है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और स्टेट लेवल, ठीक है। अब जब हम ये समझ लेंगे फिर हम आगे चैलेंजेस और आइडियोलॉजी इश्यूज देखेंगे। लेकिन अभी आई एम गिविंग यू अ क्विक ब्रेक, आप नमाज पढ़ें एंड देन वी विल कंटिन्यू विद इट। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा है वो एक सिंपल बैकग्राउंड देखा है इस्लामोफोबिया का, उसकी थोड़ी डेवलपमेंट देखी, फेजेस देखे, और कुछ उसमें जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल हंटिंगटन और ओरिएंटलिज्म वो देखे। अब हम देखने लगे हैं जो मेन इसकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपको जिसे समझ आएगी कि इस्लामोफोबिया किस टाइप पे है और कौन इसको जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री कैटेगरीज, types of Islamophobia. First is the one which is related to individual level. The acts of individuals who portray, who do things against Islam, ठीक है, जो इस्लाम के अगेंस्ट कार्रवाइयां करते हैं, जिसमें यू कैन सी कि जो रिसेंट इवेंट हुआ है, बर्निंग ऑफ होली कुरान नौजुबिल्ला, वाज एक्चुअली अ इंडिविजुअल लेवल थिंग, ठीक है। अब उसमें देखते हैं उसमें होता क्या है, दे आर सम एंटी मुस्लिम हेट ग्रुप्स जो कि दे डू एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू
पोर्ट्रे थिंग्स अगेंस्ट इस्लाम। अब उसमें अगर ब्रिगेड गैब्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडर एंड हेड ऑफ एक्ट फॉर अमेरिका, अब ये उसका कोट है। इसके अलावा पमीला गैलर ऑर्गेनाइजेशन है, शी ऑल्सो रन्स whatever it is. In her own word, Islam is not a race. This is an ideology. This is an extreme ideology, the most radical and extreme ideology on the face of earth. So ये कुछ टास्क, ये चीजें अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो तो हम उसको कह सकते हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे इस्लामोफोबिया। जो इससे ज्यादा हिनवस फॉर्म है इस्लामोफोबिया की, दैट इज एट द स्ट्रक्चरल लेवल। स्ट्रक्चरल लेवल का मतलब ये है कि इट इज नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स बट इंस्टीट्यूशंस एज होल। ठीक है, जिसमें मीडिया की बात कर लें, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, हु वर्क अगेंस्ट इस्लाम। अब इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री correspond to and overlaps with the powerful Israel lobby industry, a network of Zionist group that is well funded and politically well connected. अब स्ट्रक्चरल इस्लामोफोबिया क्या करता है, that Islam is inherently violent, suggests that Muslims are incompatible with broader society and embeds fear and suspicion of Muslims in national institutions. ठीक है, यानी बेसिकली इनका क्या काम क्या करते हैं, ये embeds fear and suspicion of Muslims in national institutions, जिसमें मीडिया इज वन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन एज वेल। सोशल इंस्टीट्यूशन मीडिया में, जिसमें आपने देखते हैं, इसमें एग्जांपल अभी देखते हैं, ये एग्जांपल देखें एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन की, manifestation Islamophobia legislation. In the US legislation such as Patriot Act, the Countering Violent Extremism Program, and more recently the executive order that bans Muslim entry to US from several Muslim majority countries. It is actually a result of Islamophobia and this is manifested in at इंस्टीट्यूशनल लेवल। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल लेवल पे आपने इसको देखा। अब उसके बाद अगर आप दूसरा देखें, दूसरी एग्जांपल देखें, अनइक्वल लीगल ट्रीटमेंट, मिस मैनिफेस्टेशन अनइक्वल ट्रीटमेंट इन द लीगल सिस्टम। अगर मुसलमानों को अगर उस तरह ट्रीट ना करें जिस तरह बाकी को किया जाता है, देन वी कॉल इट एज अनइक्वल ट्रीटमेंट इन द लीगल फ्रेटर्निटी। थर्ड एग्जांपल, यू सी द बायसनेस इन मीडिया। ठीक है, all are in front of you. One of the examples of how media platforms engage in spreading propaganda against Islam and pollutes minds with its dangerous concept is how an important news platform, which is Wall Street Journal, shared a news headline, Islam is a cancer, quoting a filmmaker Sam Besal, whatever it is. So you can see कि किस तरह एक institutional level पे, structural level पे, the things are going on against Islam. ठीक है, all are the manifestations example आप देख सकते हैं। The third level, which is the extreme level, this is called at state level. अब इसमें जो state कुछ ऐसी policies बनाता है जो जाती हैं इस्लाम के अगेंस्ट। ठीक है, जिसमें आपने मेजर इसमें recent example आप स्वीडन की ऐड की जा सकती है कि although not explicitly they are responsible but implicitly they did not deny द प्रोटेस्ट, और इसकी वजह से यू कैन सी के जो होती है रिसेंट इवेंट इंप्रेस करता है। तो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ इस्लामोफोबिया व्हिच वी हैव स्टडीड। अब आगे देख लेते हैं, मेजर इवेंट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ ओवरऑल इवेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, आप इसमें रिसेंट इवेंट्स भी डाल सकते हैं। इस्लामोफोबिया इन यूएस कनाडा, इस्लामोफोबिया इन यूरोप, ठीक है, इस्लामोफोबिया इन फर्दर जो म्यांमार, चाइना, श्रीलंका एंड इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं इस्लामोफोबिया की ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आपने अपने ऐसे में या अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन में इसको डालना है, इंक्लूड करना है कि इट इज अ ग्लोबल जो है वो इशू है, तो उसमें हर डिफरेंट रीजन से एक एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे कोई भी याद कर सकते हैं। आई हैव रिटन डाउन मैनी एग्जांपल्स फॉर यू। आई विल नॉट go and read these things, you can read it yourself. अब आगे हम देखते हैं कि what are the causes overall, अगर आपने लिखने हैं तो वो कौन से हो सकते हैं। First is that there is a blemished understanding of Muslims and Islam had roots in history fraught with inimical relations, eclipsed by long wars between binary religious forces, fortified the notion of Orientalists us versus them. तो ये जो क्रूसेड्स थी, ठीक है, ये जो एक ब्लेमिश्ड अंडरस्टैंडिंग थी मुस्लिम्स की, एक जो इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, this is one of the reason behind the rising incidents of Islamophobia in Europe and in West. Next,
जो इसका रीजन है that is political as well as economic reason. You know that कि migrants जैसे यूरोप में गए, they added additional burden on their economy which actually backfired, और उसकी वजह से they wanted someone to blame and they blamed Muslims coming in the form of migrants, और उसकी वजह से जो एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट पर्टिकुलरली स्टार्ट होते हैं यूरोप में और अदर कंट्रीज में. सो एक ये इसकी दूसरी रीजन है. तो इसकी थर्ड रीजन है, these are that reason is basically related to Muslims as well. जो extremist organizations हैं, extremist Muslim organizations which portray a negative, a concocted image of Islam, they are actually responsible for the hatred against Islam. ठीक है. Then टर्म्स कुछ एक लिटरेरी जो इसके एग्जांपल्स हैं, जो एक बायसनेस है, वेस्टर्न बायसनेस, उसमें टर्म्स देखें, इस्लामिक टेररिज्म, दे आर यूज्ड इन राइट विंग प्रोपेगेंडा लिटरेचर. Surely in some cases the state's policy or cultural discrimination has also contributed to anti-Muslim sentiments. When we study terrorism, और अगर किसी को इस्लाम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, then he or she must know कि there is a difference between Islam and terrorism. Islam cannot in any way promote these kind of ideologies, extremist ideologies. और अगर इसको पोर्ट्रे कर दिया जाए इस्लामिक टेररिज्म, so it means that we are giving a negative image to Islam, and this is done systematically. We have seen कि कौन कौन इसको कर सकता है. इसको स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है, इसको स्टेट लेवल पे प्रमोट किया जा सकता है. ठीक है जी. West as us and the other side was defined as the Orient, the East or them. ठीक है, एक Orientalist आप इसको cause लिख सकते हैं. And then the issues related to news channel. So these are some of the major causes behind the rise of Islamophobia in the world. Now the question is how to counter this menace. अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया OIC का, अगर इस्लामोफोबिया, उसमें आपको मैंने जैसे शेयर किया इस्लामोफोबिया आता है, तो उसमें बताएगा ways and means to counter it. So if he asks for ways, so we can say that there are two ways, two approaches. First one is look inside approach. Okay, we have to mend our own ways first before moving out. ठीक है, before going to counter Islamophobia globally. कि जो Islamic countries हैं, they have to find a unified stance against Islamophobia, and they have to uh, uh, improve their own wrongdoings. मतलब कि क्या कैसे they have to ensure democracy, they have to protect human rights. ठीक है, they cannot portray, they cannot depict good picture of Islam if what they are doing is against Islam. ठीक है, तो this is the first thing. Second is कि जो कि OIC always recommend करता है कि जो एंटी मुस्लिम वेबसाइट्स हैं, हेट लिटरेचर है, उसको बैन किया जाए. Islamic militancy is thoroughly a modern construct, a reactionary phenomena born out of the injustice and repercussions found in most Muslim states and the colonial intervention of non-Muslim powers in place such as Palestine and Kashmir. यानी उसको highlight किया जाए कि these tendencies are against the atrocities which are being committed on Muslims all around the world. And then the world community must therefore address both issues. The profound anti-Muslim prejudice evident in many societies as well as the repressive systems in most Muslim states. यानी दो चीजों को हमें करने, दो ways हैं. एक तो अपना खुद का जो इंटीरियर है, जो इनसाइड है, उसको ठीक किया जाए, और फिर एक्सटर्नल चीजों को ठीक किया जाए. ठीक है, so these are two ways which we can use. Now the question is कि externally हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं, the menace of Islamophobia. उसके लिए हमें you can go down and then you can read these recommendation. So these are the means. पहले हमने ways बता दिया, दो ways हैं, internally किया जाए, external किया जाए. अब किस तरह किया जाए, means कौन से हैं, तो these are some recommendations for them. कि जो OIC Muslim member states हैं, they are encouraged to foster their efforts at the national level to address the issue of Islamophobia through creative projects and implementable policies. यानी वो कुछ projects लें और policies बनाएं. For example, they can start an Islamic channel which can give a unified picture of Islam overall OIC के platform से, जिसमें सारे मुल्कों का उस पे इक्तफा हो. ठीक है, इसी तरह if you scroll down and you will find के these are different recommendations जो के OIC ने ही दी हैं, उसी से मैंने as it is copy कर ली हैं. So you can give these recommendations as a way forward to counter Islamophobia.
ठीक है, ये सारी रिकमेंडेशन है, ये आप सारी इसमें से एक दो दो तीन तीन चीजें निकाल के उसको ऐड कर सकते हैं। सो इज इट क्लियर? इस्लामोफोबिया का अगर टॉपिक आता है तो हमने उसको किस तरह काउंटर करना है, मैंने सारा उसको सिस्टमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक यू कैन नाउ मेक योर ओन नोट्स ऑन दिस, शॉर्ट नोट्स, और फिर उसको याद कर सकते हैं। अब बिफोर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट रेलिवेंट टॉपिक विच इज ओआईसी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोट डाउन कर दूं कि आपने कौन सी चीजें इस टॉपिक में से याद करनी है। एक क्विक समरी अगर हम इसकी बना दें तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि व्हाट इज इस्लामोफोबिया, कि इस्लामोफोबिया है क्या। फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, मतलब ये अपने लिए याद करेंगे, लाजमी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ही हमने सारी चीजें लिखनी होती हैं। अगर ये आपको खुद याद होगा, इसके हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे, देन यू विल हैव मटेरियल टू यूज टू राइट इन योर पेपर। ठीक है, हिस्ट्री बता देंगे, फिर उसके लेवल बता देंगे, लेवल ऑफ इस्लामोफोबिया जहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, या इसकी टाइप्स बता देंगे जो भी मैंने उसको लिखा हुआ है। फिर उसकी कुछ मैनिफेस्टेशंस, रिसेंट मैनिफेस्टेशन जो आपने पहली वाली स्लाइड्स में देखी, जो हेडिंग्स देखी, जो बेसिकली जो लास्ट मंथ स्वीडन में हुआ है वो याद कर लें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इसकी याद कर लें ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, मैनिफेस्टेशन आप देख लेंगे, और उसके बाद फिर आपने मीन्स एंड वे फॉरवर्ड, मीन्स एंड वे फॉरवर्ड। अब ये जो लास्ट स्लाइड आपने देखी जिसपे मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए थे, अब पैराग्राफ्स इसलिए हैं ताकि आप उसको रीड करें, आपको समझ आ जाए, लेकिन आपने वो पैराग्राफ पूरे के पूरे तो नहीं कभी कॉपी करने, ना ही अपने नोट्स में लिखने हैं। आपने उसमें से एक एक दो दो मेन हेडिंग्स निकालनी है, पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, मेन बुलेट्स निकालने हैं, और आपका ये वन पेजर जो है वो इस्लामोफोबिया पे तैयार हो जाएगा। अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास आता है, ऐसे आ जाता है या करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चन की हेडिंग डाल के जो कीवर्ड्स क्वेश्चन के अंदर लिखे होंगे वो आप यूज करके ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम एक टॉपिक कवर कर लेंगे इस्लामोफोबिया का। अब उसके बाद है ओआईसी, अगेन इट इज फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अगर मैं समराइज करूं और दो वर्ड्स में इसको बताऊं कि अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओआईसी, व्हाई इट इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, what are the challenges for its success and what is the potential OIC का, वो हम देख सकते हैं। कि अगर क्वेश्चन आ सकता है कि OIC was formed to cater to the needs of Muslims, to give them a unified stance on international issues, to solve their outstanding issues, but OIC remained failed on its terms. Trace out the मेन रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ ओआईसी। अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो उसको हम किस तरह आंसर करेंगे। अच्छा, पंचिंग पैराग्राफ देने का एक और मैं उसको आंसर दे दूं कि पंचिंग पैराग्राफ देने का पर्पस ये होता है कि इट सिंपली गिव यू सम गुड लाइंस, गुड पैराग्राफ, कि आप उससे अपनी एक्सप्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। कि इट इज नॉट ओनली करंट अफेयर राइट नाउ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज बेसिकली इन इंग्लिश एक्सप्रेशन एज वेल, कि जो आपको पैराग्राफ देता हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट ऑन एनी टॉपिक। दीज पैराग्राफ्स जस्ट गिव यू अ हिंट, आपने उसको देख के उसको कॉपी करके यू हैव टू डेवलप योर ओन एक्सप्रेशन। इफ यू आर अनेबल टू डेवलप योर ओन एक्सप्रेशन देन यू कैन मेमोराइज देम। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे ना कि आपके करंट अफेयर में, बल्कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, स्पेशली इन योर सीएसएस एसए। क्योंकि मैं भी यही करता था, मैं अपनी एक्सप्रेशन वाली डायरी आप सबके साथ शेयर करूंगा। आई यूज टू मेमोराइज डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड उनको रिप्रोड्यूस कर लेता था अपने आउटलाइन में जो भी मैं लिख रहा होता था, या अपने जो पैराग्राफ में लिखता था, इंट्रोडक्शन लिखता था, उसके अंदर मैं उसको रिप्रोड्यूस कर लेता था। अब वो एक्सप्रेशन डायरी मैं आपके साथ अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो इसीलिए मैं आपको पंचिंग पैराग्राफ देता हूँ। उसको मैंने अपना एक वर्ड बनाया हुआ है पंचिंग पैराग्राफ, ताकि आपको एक समझ आ जाए मतलब है क्या। बेसिकली एक सिंपली आपके एक्सप्रेशन के लिए मैं शेयर करता हूँ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ओआईसी बेसिकली इट इज अ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन
Why it is a failed organization? This is an OIC. It was established in 1969. इसका जो है वो 57 members हैं, 30 founding members थे. इसके key bodies हैं Council on Foreign Ministers, General Secretariat, Islamic Summit and Al-Quds Committee. So इसके कुछ main जो हैं वो चीजें. But what is important is the map. You can see कि most of the Africa, whole of your Middle East and this East Asian countries, these are Muslim countries by their vast majority, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की vast majority रहती है. And you can see that they have enough resources, all of the Middle East. अब आप समझ सकते हैं कि how Middle East is important. And अभी जो हमने मिडिल ईस्ट वाला टॉपिक किया उसमें इसके रिसोर्सेज पे अगर आप एक नजर डाल लें या आप एक गूगल कर लें कि द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, यानी जियोपॉलिटिक्स देखेंगे, खाली आप उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स देखेंगे कि उसकी ज्योग्राफी की वजह से क्या क्या पॉलिटिक्स उस पर की गई. 19th सेंचुरी में देख लें, 18th सेंचुरी में देख लें, 20th सेंचुरी में देख लें जो कोलोनाइजेशन थी. उसके बाद आप देखें कि जो यूएस का रोल रहा है इस पे, न्यूम चोम्स्की की बुक आप रीड कर सकते हैं, हेजेमनी और सर्वाइवल और दीस टाइप ऑफ बुक्स. तो उसमें सारा ये इस रीजन के ऊपर काफी ज्यादा एलैबोरेट किया गया. लेकिन अब चूंकि ये रीजन जो है इंपॉर्टेंस में कम हो रहा है और नाउ देयर इज मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू इंडो पैसिफिक रीजन, यानी दिस रीजन. अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वो कल हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हम ओआईसी का डिस्कस कर रहे हैं. This is not USA map, this is Latin America. I don't know which country is this, you can check it. अच्छा, इसके बाद I will take your questions. आपके सारे questions मैं भी लूंगा. Just quickly go through the significance of OIC. This is basically the significance. अगर हम देखें यहाँ पे, it represents around 1.5 billion Muslims. ठीक है, it comprises 57 members. The members of they occupy a land mass of over 8 million square kilometer. ठीक है, and by 2050 10 Muslim countries will be included in the top 20 most populous countries in the world. So ये एक थोड़ा सा उनका एक significance है in terms of resources and population they occupy. अच्छा, concept of power institution, इसको you can just ignore it. अब power potential अगर हम देखें OIC का, this is the power potential of OIC, a simple stat given to you. जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देखते हैं इस रीजन की. तो अकॉर्डिंग टू जोशा एस गोल्डस्मिथ, द यूज ऑफ ज्योग्राफी एज एन एलिमेंट ऑफ पावर इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, whereas Amsterdam considered that geopolitics is the field that examines the interrelationship of geography, national power and foreign policy. ये उसी तरह थोड़ा सा theoretical conceptual framework बनाया हुआ. You can go through these slides के इसमें जो geopolitics की terms हैं वो मैंने explain किए हैं और different political scientists का नाम यहाँ पे mention है जिन्होंने इसको use किया. अगर आप देखें कि इस dominated इस country में there are many choke points, international choke points, कि जिब्राल्टर है यहाँ पे, स्विस कैनाल यहाँ से पास होती है, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है. ठीक है, बाबुल मंदब है. तो ये सारी चीजें ये इन कंट्रीज के पास है, मुस्लिम कंट्रीज के पास. यानी अगर आप यहाँ पे देखें, मैं मैप से ही आपको एक्सप्लेन कर दूं तो सॉरी, अगर आप यहाँ से मैप से ही देखें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, आई थिंक ये इतना जूम बर्दाश्त नहीं करता. सेकेंड कौन, तो यहाँ पे सॉरी व्हाट इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाका है. स्ट्रेट ऑफ मलाका किधर है, जो आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है, जहां से आपकी पूरी ट्रेड इंडियन ओशन की पास करती है. ठीक है, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में जाती है.
यहाँ से आपके पास चाइना की, जापान की, कोरिया की मेन ट्रेड यहाँ से पास करती है। इस वजह से इसको चोकिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको चोक कर देंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाएगी। दूसरी साइड पे आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जहाँ से मेन ऑयल सप्लाई पास होती है। यहाँ पे बाबुल मंदब है, जो कि यहाँ से रेड सी से होता हुआ आपका मेडिटेरेनियन सी में जाता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्विस कैनाल है, जहाँ से आपकी मेन ट्रेड पास करती है बिटवीन यूरोप एंड एशिया, क्योंकि दूसरा वे यहाँ से है। और ये जो रास्ता है, समुद्री रास्ता, एक तो यहाँ पे पायरेट्स का काफी अमल दखल है, दूसरा यहाँ पे जो सी है दैट इज नॉट नॉर्मल। इसकी जो एक्सट्रीम टाइड्स आती हैं और उसकी वजह से जो शिप्स होती हैं, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, उस पर भी काफी नुकसान होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये स्विस कैनाल जो थी वो इस्टेब्लिश की गई, डेवलप की गई। अब ये देखें कि यहाँ पे जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑन द ग्लोबल मैप, एंड ऑल दीज पॉइंट्स बिलोंग टू मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। इट्स सिंपली जस्ट अ मैनिफेस्टेशन के हाउ मच पावर दे आर हैविंग राइट नाउ, दे कैन एंजॉय राइट नाउ. So what do they need and why there is a weakness of Muslim Ummah? We will see and find them. अब reality check देखें, OIC is a failure. Masjid al-Aqsa security remains a grave concern. Palestine, Kashmir, they remained a grave concern. इसके अलावा what is happening in China, Xinjiang region with Muslims, or what is happening in Myanmar with Muslims. So all these failures speak volume about the failed organization which is OIC. अब क्वेश्चन ये है कि OIC अपने इतने ज्यादा पोटेंशियल के बावजूद ये फेल क्यों हुई है, ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। चैलेंजेस ये मेन आपने याद रखने हैं, उसके क्या रीजंस हैं पॉलिटिकली। अगर हम देखें कि there are a lack of institutional building in the in most of the Muslim countries. There is no balance between the institution of executive and military. What does it mean? It means that they are politically not on one page to counter all these challenges. For example, आपके पास जो मेन हैवी वेट्स हैं इसके अंदर, ओआईसी के अंदर, वो सऊदी अरेबिया है, वो यूएई है, उसके बाद पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान आ जाता है और तुर्की आ जाता है। बट अगर हम बात करें जिसकी पावर ज्यादा है, वो इकोनॉमी वाइज होती है और उसके रिसोर्सेज वाइज है। तो उसमें आप देखें कि सऊदी अरेबिया जो है वो मेन, और यूएई वो यहाँ पे हैवी वेट है। अब व्हाई दे आर नॉट डूइंग थिंग्स अगेंस्ट, they are not taking action against India for Kashmir or against Israel for Palestine? Because of their own interest. उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, इसराइल के साथ थ्रू यूएसए, so they cannot take a unified stance against these countries, and that is the prime reason behind the failure of OIC. Weak ethnic and moral values, lack of planning for social democratic progressive and welfare state. अगर हम बात करें कि these most of the states in OIC, they are non-democratic in nature. They based on authoritarian culture, ठीक है, they like authoritarian system, and as they are authoritarian system, तो वो ना तो अपने लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं और ना ही वो मुस्लिम वर्ल्ड के वेलफेयर की बात करेंगे। देयर इज अ कंजर्वेटिव माइंडसेट, पेट्रियार्कल माइंडसेट, देयर इज आल्सो अ ग्रोइंग bad governance, corrupt practices, extreme poverty, illiteracy, poor economic growth. So all these things, they are the main challenges behind the failure of OIC. ठीक है। अब relations among Muslim countries in the contemporary world, they are also the bone of contention behind the success of OIC, जिसमें आप ईरान सऊदी rivalry देखते हैं थ्रू आउट, लेकिन अभी इसमें रिप्रोचमेंट आई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो rivalry जो एक आइडियोलॉजिकल क्लैश था या जो इतने अरसे से वो करते आ रहे हैं वो अचानक से खत्म हो गया है। इट विल टेक टाइम। Then you can see what is happening in Yemen. One of the poorest region in the whole world is Yemen, and uske neighbor देखें Saudi Arabia and UAE, the wealthiest ones. So they are not doing something to facilitate uh, on humanitarian ground. So अगर अपने neighbor में नहीं कर सकते, what they can do for whole Muslim ummah. ठीक है, what we can see Myanmar and Rohingya is again a simple cry. अब इसके ऊपर मैं अपना ऐसे आउटलाइन भी आपसे शेयर करता हूँ, वो बेहतर एक बनी हुई है सिस्टमैटिक वे में, वो आपको समझ पे आ जाएगी।
अब इसकी रिकमेंडेशन क्या है, ओआईसी को किस तरह एक कलेक्टिव एक इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि empowering the OIC to empowering the OIC to restrain member states from undermining OIC interests and promises that all have committed to। यानी सबसे पहले OIC के जो members हैं उनको unify करना पड़ेगा। They have to pledge to a charter कि at the time of any kind of threat, जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने एक pledge किया हुआ है, they have binding pledges कि whenever one country is being threatened by any hostile country, all will come for the defense of that country। जिस तरह एक यूरोपियन यूनियन का कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक प्रपोजल है, एक उनका एक आइडिया है, इसी तरह का आइडिया वी कैन हैव इन ओआईसी, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है कि OIC needs restructuring so that it genuinely and directly engaged with, responsive and accountable to the constituency that it claims to represent. Its representative and deliberative functions need to be strengthened on the EU platform, with human development and well-being at the heart of activities. So it should not only be the lip service organization, it should have a functional secretariat and it should have a functional membership, जिसमें members को accountable भी किया जाए। But again, these things are all idealistic। ये जितनी भी आपको नजर आएंगी recommendations, these are all idealistic recommendations। Why? Because जो countries हैं OIC के जो member countries हैं, they have their conflicting interest। Until their interests are not aligned, they cannot make a vibrant OIC। अब काफी जो एनालिस्ट हैं OIC को कंपेयर करते हैं यूरोपियन यूनियन से, बट वी हैव टू थिंक व्हाट यूरोप had suffered in the past। Europe suffered 2 world wars in the last century, लेकिन OIC में OIC countries में इस तरह का कुछ नहीं था। They had one Ottoman Empire, they were unified under one umbrella। Now they are not unified क्योंकि वहां पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, डिक्टेटर्स हैं, they cater to their own interest and that is why these countries are not unified। But in European Union, we see they are democracies. Their people have say in the policy making. But in OIC countries, in most of the OIC countries, the people are not directly engaged in policy making। और उसकी वजह से जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी जो आउटलुक, वो सेम चीज ही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो दैट इज द मेन फेलियर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ OIC। अच्छा, ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, रिकमेंडेशंस। आइडियल, अगेन आई यूज द वर्ड आइडियल, के पेपर की सतह के लिए ये रिकमेंडेशंस आपके लिए काफी हैं, क्योंकि पेपर में हमने आइडियलिस्टिक होना है। ये हमने चैलेंजेस तो बता देने हैं, इश्यूज भी बता देने हैं, लेकिन जब वे फॉरवर्ड होता है वो आइडियल ही होता है। वो रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिकली वी नो के इट कैन नॉट become functional। We cannot say it cannot become functional until the interests are met। We have to give some recommendations, तो आप recommendations आप दे देंगे, but realistically things cannot change in a shorter span of time। अब मैं इस पे मुस्लिम उम्मा जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, उस पे एक मेरा पूरा essay I have written it, I will share with you all। So this is the essay written on Muslim Ummah के what are the problems affecting Muslim Ummah, all these are the problems। war torn Muslim world है, there is a crude poverty, persecuted Ummah, abysmal health conditions, autocratic regimes, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सो ये सारे स्टेट्स भी यहाँ पे गिवन है, आपके साथ ही मैं शेयर भी कर दूंगा पीडीएफ। कॉजेज ऑफ उम्मा स्प्लाइट कौन से हैं, परसिस्टेंट इंट्रा रिलीजियस क्लैशेस, ठीक है, लैग इन रिसर्च एजुकेशन। यू सी के वी हैव ओनली 12 नोबेल प्राइज एंड जस्ट कंपेयर इट विद यूएसए जिसके पास 300 से भी ज्यादा नोबेल प्राइजेस हैं। They have toothless organizations, OIC, Arab League, Gulf Cooperation Council, they are all toothless। They cannot take stern action against the hostile countries। Then यहाँ पे poor governance है, they have neglected religious practices and battleground of proxies। उसके बाद पाकिस्तान एंड मुस्लिम उम्मा आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इज ओनली न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान कैन बी सेड एज अ बैलेंसिंग एक्टर बिटवीन टू मेन सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। इट इज अ बीकम ऑफ होप फॉर परसिक्यूटेड स्टेट्स until unless it mend its own house। फिर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे और फिर कंक्लूजन। तो ये आप
पूरा जो है ऐसे इस पे आप आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये हमने देख लिया कि ये मुस्लिम उम्मा के क्या इश्यूज थे, ओआईसी देख रहे और इस्लामोफोबिया। तो आज का टॉपिक इतना ओवरऑल मुश्किल नहीं था, बहुत इजी टॉपिक है। आप इस पे सिंपल आउटलाइन बनाइएगा और याद कर लीजिएगा, और इस पे से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है इस्लामोफोबिया में, तो जो रिकमेंडेशंस ओवरऑल हैं वही पाकिस्तान के लेवल पे भी आप उसको सेम कह सकते हैं कि यही पाकिस्तान भी करेगा जो कि बाकी कर रहा है। अभी रिसेंट पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डे ऑन इस्लामोफोबिया, अगेंस्ट इस्लामोफोबिया जो है वो मनाया जाता है। वो भी आप याद रखें कौन सा डे है। इसके अलावा जो रिसेंटली अभी स्वीडन के जो कुरान की बर्निंग के बाद पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया और ओआईसी की जो मीटिंग हो रही है, तो उसमें भी पाकिस्तान का रोल है। तो पाकिस्तान सिर्फ यही कर सकता है डिप्लोमेटिकली। वी कैन नॉट टेक एनी स्टर्न एक्शन, जो के सैंक्शंस वगैरह दे हैव टू बी टेकन फ्रॉम ओआईसी प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ चीजें थी इस टॉपिक से रिलेटेड। नाउ माय टर्न इज ओवर बोलने की। इट्स अप टू यू नाउ। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क एंड आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। जी, ओवरऑल समझ आ गई आपको चीजों की आज? कल का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू एवरीवन कि आप काइंडली चीजों